आज हम फिर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर कर रहे हैं जहाँ पर हम समझेंगे कॉन्फ़िगरेशन एल्कीन्स में। जैसे कि हम जानते हैं कि एल्कीन्स भी आइसोमर्स शो करती है और आइसोमर्स में हम कॉन्फ़िगरेशन का नाम देते हैं उसको, क्योंकि उसमें फॉर्मूला और एल्कीन टाइप सेम होती है, सिर्फ उसमें फ़र्क आता है एटम्स या ग्रुप्स की ओरिएंटेशन का। तो एल्कीन्स में कॉन्फ़िगरेशन दो टाइप की हम पढ़ेंगे, सिस और ट्रांस। जहाँ पे सिस का मतलब है सेम साइड पे और ट्रांस का मतलब है ऑन अपोजिट एंड ऑफ ए डायगोनल। तो अब मैंने इसको डायगोनल क्यों कहा है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक बार एल्कीन के बारे में समझ लेते हैं कि एल्कीन क्या है। एल्कीन वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और ध्यान रखें ये डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन्स होना चाहिए, तभी हम उसको एल्कीन कहेंगे। अगर ये डबल बॉन्ड किसी और एटम्स के बीच में होता है तो उसे हम एल्कीन का नाम नहीं देंगे, यानी कि इस तरह से। तो ये है एल्कीन। इस एल्कीन में जो डबली बॉन्डेड कार्बन्स होते हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। sp2 है और इसमें एक हमारे पास पाई बॉन्ड बना हुआ है। ये पाई बॉन्ड जो बनता है वो बनता है बिटवीन p ऑर्बिटल्स, और हमें ये पता है कि जो ये p ऑर्बिटल है ये p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज होगा, यानी कि दिस विल बी p ऑर्बिटल, दिस p विल बी परपेंडिकुलर टू sp2। तो अगर मैं इसको दिखाऊं लोब की फॉर्म में तो किस तरह होगा ये, तो लाइक दिस हमारे पास एक, तो ये हमारे sp2 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, और ये जो अभी हमने यहाँ पर बनाया ये है हमारा p ऑर्बिटल जो कि पाई बॉन्ड बनाएगा, और ये p जो है इन सभी से 90 का एंगल पोजेस करेगा। तो ये परपेंडिकुलर है इस हर एक लोब के साथ। तो ये जो मैं शेड कर रहा हूँ लोब, ये लोब हमारी sp2 लोब्स है, और sp2 लोब्स p ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर होंगी। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये कंप्लीटली प्लेनर स्ट्रक्चर पोजेस करेगा। जो भी एटम्स यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे या फिर यहाँ पे और जो ये कार्बन्स हमारे पास प्रेजेंट है ये सभी एक सिंगल प्लेन में प्रेजेंट होंगे। तो अगर मैं एक रेक्टेंगुलर शेप बना के देखता हूँ तो यहाँ मेरे पास कार्बन है, एटम यहाँ पर होगा, एटम इसके यहाँ पर होगा, एटम यहाँ पर और एटम इसकी यहाँ। तो हर एक एज पे एक एटम हमारा प्रेजेंट होगा और इन कार्बन्स के बीच में एक डबल बॉन्ड होगा। अब सिस ट्रांस क्या कहूँगा मैं, और ध्यान रखिए जो ये p ऑर्बिटल है ये p ऑर्बिटल इस रेक्टेंगुलर प्लेन से बाहर की तरफ होगा, यानी कि ये ऊपर और नीचे की तरफ फैला होगा। तो अगर हमारे एलिमेंट, और एक बात मैं कहना भूल गया यहाँ पे कि सिस ट्रांस में हम दो एटम्स या ग्रुप्स को देखते हैं और वो दो एटम्स या ग्रुप्स सेम होने चाहिए। तो मेन बात कि टू एटम्स और ग्रुप्स विल बी सेम, तभी हम उसे सिस ट्रांस का नाम दे पाएंगे। तो मान लीजिए कि मैं एग्जांपल लेता हूँ एक बार ट्रांस का पहले, क्लियर। तो अब मैं एक रेक्टेंगुलर शेप बनाता हूँ यहाँ पे फिर से। तो सेंटर में हमारे पास कार्बन प्रेजेंट होंगे, इसके हर एज पे एक एटम प्रेजेंट होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर F है, यहाँ पर H है, यहाँ पर F है और यहाँ पर H है। तो अगर वो दो सेम एटम डायगनली अपोजिट है, यानी कि इस तरह से, तो उससे मैं ट्रांस कहूँगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं एक बार 3D फिगर में भी कि ये ट्रांस दिखता कैसा है। So on a 3D model, trans structure looks like this, as green balls are fluorine and white ball is hydrogen and
these are carbons. So as you can see, it is a completely planar structure which all the atoms lies in a single plane. And if I view it like this is the trans position. Now we will look at the cis position. तो अभी हमने देखा 3D ज्योमेट्री में कि ट्रांस किस तरह दिखता है। चलिए अब देखते हैं सिस किस तरह दिखेगा हमारा 2D में, फिर देखेंगे 3D में। अभी हम एक बार सिस की बात कर लेते हैं। तो फिर से मैं एक रेक्टेंगुलर शेप बनाऊंगा। यहाँ पे बीच में हमारे पास कार्बन डबली बॉन्डेड होगा, उसकी एजेस पे हमारे एटम्स प्रेजेंट होंगे। को ध्यान होगा कि सिस क्या है, सेम साइड पे। तो ट्रांस हम देख ही चुके हैं यहाँ पे। तो अब मैं F इधर बना देता हूँ। ये हुए हमारे सेम साइड पे इस तरह से, यानी कि नेबरिंग कार्बन्स पे जो एटम है वो दोनों सेम साइड पे होने चाहिए। अगर मैं इसको इस तरह लिखता, यानी कि इस तरह से, तो ये सिस नहीं होता। क्लियर? मतलब नेबरिंग एटम्स पे ही जो दो एटम्स है वो दो एटम्स सेम होंगे और वो सेम साइड पे होंगे, तभी मैं इसको सिस कहूँगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इस सिस को 3D फिगर में भी। And now we are looking at the cis structure in which the same green balls are fluorine, white balls are hydrogen, and these are the hydrocarbon. As you can see, again it is a completely planar structure in which all the atom lies in a single plane, and that is how a cis structure looks like. तो अभी हमने देखा सिस को 3D फिगर में। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए कि क्या ये सिस है या ट्रांस है। 2-3 एग्जांपल ही लेंगे। लेट्स से मुझे एक ये स्ट्रक्चर दिया गया है, इसका नाम हमारे पास है ब्यूट-2-ईन। तो अब हमें समझना है कि सिस है या ट्रांस है। तो ध्यान रखें, हमें सेम ग्रुप्स या एटम्स को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास सेम ग्रुप प्रेजेंट है मिथाइल, और मिथाइल डायगोनली अपोजिट है, तो ये स्ट्रक्चर ट्रांस कहलाया जाएगा। एक और देखते स्ट्रक्चर, हम एक और देखते हैं। लाइक दैट, इसका भी नाम हमारे पास ब्यूट-2-ईन ही है। तो दोनों ब्यूट-2-ईन हमारे पास प्रेजेंट है। फ़र्क क्या है? ओरिएंटेशन ऑफ द ग्रुप्स या एटम्स में। अब यहाँ पे वो ग्रुप सेम साइड पे है, तो ये सिस कहलाया जाएगा। ओके, आपको याद होगा कि हमने लास्ट वीडियो में जिसमें हमने RS किया था, उसमें हमने डायास्टीरियोमर्स के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने एक कंडीशन कही थी कि डायास्टीरियोमर्स में कि वो मिरर इमेज नहीं होते, इमेज नॉट, कि वो मिरर इमेज नहीं होंगे। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये दोनों भी आपस में मिरर इमेज नहीं हैं, बट दे हैव सेम फॉर्मूला एंड सेम नेम। तो यानी कि सिस ट्रांस जो है वो डायास्टीरियोमर की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अगर हमसे सवाल पूछा जाए कि किसी ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस के बारे में बताओ जो डायास्टीरियोमर शो करता है, एक तो हमारे पास सिस ट्रांस बन जाएगा यहाँ पे। एज यू कैन सी कि इसमें से हम एक प्लेन को पास कर सकते हैं, तब इसमें से अगर एक प्लेन पास हो जाता है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाया जाएगा, और दोनों कंपाउंड्स आपस में मिरर इमेज भी नहीं है, तो ये सिस ट्रांस डायास्टीरियोमर्स कहलाए जाएंगे। एग्जाम्पल हम एक और ले लेते दोनों का। तो लेट्स से मुझे ये कंपाउंड दिया गया है
एज वी कैन सी कि ये दोनों सेम साइड पर प्रेजेंट है, तो ये सिस होगा। क्लियर। अब हम ज़रा ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं जिसमें दो ग्रुप या एटम सेम नहीं है, बट फिर भी हमें उसमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक नए रूल आते हैं जिसे हम बोलते हैं E एंड Z कॉन्फ़िगरेशन। अब E का मतलब है यहाँ पे एंटीगेजेन और Z का मतलब है यहाँ पे ज़्यूसामैन। E रिजेंबल करेगा ट्रांस से और Z रिजेंबल करेगा सिस से, बट इसमें आइडेंटिफिकेशन का रूल थोड़ा अलग होता है। तो चलिए समझते हैं इसमें आइडेंटिफिकेशन रूल क्या होगा। ओके, तो जैसे कि हमने RS में किया था, हम प्रायोरिटी देंगे, तो इस केस में भी हमें प्रायोरिटी देनी है। और प्रायोरिटी का जो रूल RS कॉन्फ़िगरेशन में हमने सीखा वही यहाँ पर होगा। तो प्रायोरिटी जो है प्रोपोर्शनल होगी एटॉमिक नंबर के, पर इसमें हमें प्रायोरिटी कार्बन वाइज देनी है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है A, B, C, D। तो इस कार्बन पे हमें जो ग्रुप्स प्रेजेंट है उनकी अलग प्रायोरिटी देनी है, इस कार्बन पे जो ग्रुप्स प्रेजेंट है उसकी हमें अलग प्रायोरिटी देनी है। तो मान लेते हैं कि A की प्रायोरिटी B से ज़्यादा है, तो इसको मैं 1 दे दूँगा, इसको 2 दे दूँगा। इसमें हम मान लेते हैं कि C की प्रायोरिटी D से ज़्यादा है, तो C को 1 दे देंगे और D को 2 दे देंगे, इस तरह से। अब जो दो हाईएस्ट प्रायोरिटी के ग्रुप्स है उनकी पोजीशन हमें देखनी है। ओके, ध्यान रखें E ट्रांस की तरह है, Z सिस की तरह है, और इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी 1-1 की है। और 1-1 कैसे आ रहे हैं? डायगनली अपोजिट। तो डायगनली अपोजिट ट्रांस कहलाता है। तो इस केस में ये E आइसोमर कहलाया जाएगा, या इसकी E कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे हमारे पास। Z भी देख लेते कैसे होगी। तो सेम एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे A, B, C, D। प्रायोरिटी रूल वही रहेंगे कि A की प्रायोरिटी B से ज़्यादा है तो ये 1 होगा, ये 2 होगा। C की D से ज़्यादा है तो C 1 होगा और ये 2 होगा। और मेन प्रायोरिटी ग्रुप दोनों सेम साइड पे आ रहे हैं तो ये Z आइसोमर हो जाएगा इसका। ध्यान रखें E Z भी आपस में डायस्टीरियोमर ही कहलाए जाएंगे। तो E एंड Z भी क्या होंगे आपस में? डायस्टीरियोमर्स। एग्जाम्पल हम ज़रा लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए इसको एक बार। ओके, तो हमारे पास है ये वाला केस। तो हमें बताना है कि ये Z है या E है। तो प्रायोरिटी देते हैं एटॉमिक नंबर के बेस पे। हम ये बात जानते हैं कि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर क्लोरीन से ज़्यादा होता है, तो ब्रोमीन की प्रायोरिटी 1 हो जाएगी, क्लोरीन की प्रायोरिटी 2 हो जाएगी। इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो कार्बन का नंबर ज़्यादा होता है, तो कार्बन की प्रायोरिटी 1 और H की प्रायोरिटी 2। नाउ एज वी कैन सी कि मेन प्रायोरिटी ग्रुप्स डायगनली अपोजिट प्रेजेंट है, तो ये कहलाई जाएगी E कॉन्फ़िगरेशन। Let's take one more case. तो हमारे पास ये कंपाउंड एक और दिया गया है, यहाँ पर भी हमें प्रायोरिटी देनी है। तो Cl का नंबर 1 हो जाएगा, F का नंबर 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज Cl का एटॉमिक नंबर F के मुकाबले ज़्यादा होता है। और सेम यहाँ पे Br का नंबर H के मुकाबले ज़्यादा होगा। हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड पे आ रहे हैं, यानी कि सिस मतलब Z कॉन्फ़िगरेशन। like that।
तो इसी को हम समझ सकते हैं एक बार ज़रा बॉन्ड लाइन मेथड से भी। तो अगर कोई शेप इस तरह की हो तो ये सिस की फॉर्म में आ जाएगी, और अगर कोई शेप इस तरह की आ रही हो तो ये ट्रांस की फॉर्म में आ जाएगी। सिस है तो इसको मैं Z भी कह सकता हूँ, ट्रांस है तो इसको मैं E भी कह सकता हूँ। एक सिंपल ट्रिक होगी समझने के लिए। अब अगर मैं ज़रा इसको देखूँ एग्जांपल लेके, बताना है कि EZ किस किस लोकेशन पर आएगा। ओके, तो हमारे पास है कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7, कार्बन 8। तो कार्बन 2, 3 पे कौन सी पोजीशन हमारे पास बन रही है? E, as they are showing trans relation। कार्बन 4, 5 पे कौन सी बन रही है हमारे पास? Z configuration, as they are showing cis relation। एंड कार्बन 6, 7 पे कौन सी बन रही है? फिर से E configuration। तो EZ cis ट्रांस का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो जब हम IUPAC नेमिंग करते हैं इन चीज़ों की, तो उस IUPAC नेमिंग में हमें हर डबल बॉन्ड की पोजीशन साथ ही साथ उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी स्पेसिफाई करनी होती है। इसलिए हम EZ या सिस ट्रांस का यूज़ करते हैं ताकि हम उस मॉलिक्यूल के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकें कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी हमारे पास प्रेजेंट है उसकी लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इसको हम और डिटेल में समझेंगे जब हम IUPAC नेमिंग करेंगे। तो IUPAC नेमिंग में हम इस कॉन्फ़िगरेशन का भी यूज़ करेंगे ताकि हम उस सब्सटेंस की प्रॉपर नेमिंग कर सकें। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें रिलेटेड कोई भी डाउट आपका अगर है तो आप पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क। तब तक के लिए बी सेफ एंड स्टे हेल्दी।